बस भाई बच्चों, बस भाई अब आवाज नहीं करेंगे आप लोग बिल्कुल भी, और सिर्फ बोर्ड पे ध्यान देंगे जो चीज कराई जा रही है। देखिए लास्ट क्लास हम लोगों ने साइक्लिक कंपाउंड स्टार्ट किए थे। आज देखना वीडियो स्टार्ट करी मैंने, कर दी है। तो लास्ट क्लास मैंने आप लोगों के साथ साइक्लिक कंपाउंड स्टार्ट किए थे। साइक्लिक कंपाउंड मतलब ये वाले, और बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड्स भी मैं आपको करवा रहा था। सो याद करो कि मैंने एक बात बोली थी आप लोगों को, जैसे बेंजीन है और अगर एक पोजीशन पे ब्रोमीन लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे वन ब्रोमोबेंजीन। क्या बोलेंगे? वन ब्रोमोबेंजीन। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है कि अगर ये ऐसे आ जाए तो अब इसका नाम क्या होगा? तो देखिए, वन जरूरी नहीं कि इस पोजीशन को वन कहा गया। सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है, बच्चे बहुत गलतियां करते हैं इसमें। वो ऐसे बोल लेते हैं वन है ये टू है, ऐसा नहीं है भाई। जहां सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है ना वही पोजीशन वन हो जाएगी। अब ठीक है, वन यहां से हो जाएगा, साइकिल है कहीं से भी काउंटिंग शुरू कर दो। तो अब ये भी बोलो क्या है? वन ब्रोमोबेंजीन। मेरी बात को समझना। अब उसके बाद अगर मान लो दो साथ में आ जाए तो बोलेंगे 1,2 डायब्रोमोबेंजीन। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? बेंजीन वाले जल्दी जल्दी करते। 1,3 डायब्रोमोबेंजीन, 1,4 डायब्रोमोबेंजीन, 1,2,5 सॉरी 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन। जतिन इधर। वो नाइट्रोबेंजीन 1,35 ट्राई नाइट्रोबेंजीन। अब बस मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जितने भी कंपाउंड्स हमने करे थे इसमें एक चीज आपको और सीखनी है कि जैसे कि आप लोग ये बेंजीन बोल रहे हो, इस बेंजीन में पोजीशन नंबर 1 की रिस्पेक्ट में पोजीशन नंबर 2 जो होती है, इन दोनों पोजीशंस को सिर्फ ऑर्थो करके भी बुलाया जा सकता है। एक टर्म यूज करते हैं ऑर्थो। अगर किसी के नाम के आगे ऑर्थो लगता है ना तो समझ जाना कि उसका मतलब है कि चीजें 1 और 2 पे लगी हुई है। 1 और 2 पे लगी हुई है। ये पोजीशन 1 और 2 के लिए इंडिकेशन देता है। सिंपल। अगर चीजें 1 और 3 पे लगी हुई है तो ये मेटा पोजीशन को इंडिकेशन देता है कि ये मेटा है। 1 और 3 का मतलब ऐसा नहीं कि वो 1 और ये 3 एक एक छोड़ के लगा हुआ है तो भी वो मेटा ही माना जाएगा। जैसे कि मैं बता देता हूं, इधर ही है, इधर ही है देव, ले आओ जाओ बातें सुनो। अगर पोजीशंस कुछ ऐसे हैं, एक 1 पे है और एक 4 पे है, तो उसको पैरा बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? पैरा। पैरा स्टैंड्स फॉर 1 and 4 पोजीशन। सही बात है। जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूं, अगर मेरे को ध्यान समझिएगा, इसका नाम करना हो, एक बी आर यहां पर है, एक बी आर यहां पर है, तो आप लोग यूं बोलोगे इसको 1 2, तो आप लोग बोलोगे 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन। बिल्कुल अभी पीछे करवाया मैंने ये, तो ये बिल्कुल ठीक है डाइब्रोमोबेंजीन 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन। लेकिन इसको एक और तरीके से हम क्या लिख सकते हैं? ओ। ओ माने ऑर्थो है। ओ माने बोलो क्या है? ऑर्थो। शॉर्ट में लिखते हैं 1 2 की पोजीशन को ओ लिख देते हैं, बस सिर्फ ओ लिख देते हैं। ओ डाइब्रोमोबेंजीन। ओ। तो कभी भी अगर ओ लिखा हुआ मिले तो वो ऑर्थो इंडिकेशन है। कैसा इंडिकेशन है? बोलो ऑर्थो। 1 और 2 पोजीशन के लिए हम उसको ऑर्थो बुला सकते हैं। समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मेरी बेंजीन पे चीजें ऐसे लगी हैं कि एक 1 पे लाई कर रहा है और एक 3 पे लाई कर रहा है, 1 2 3 करके, सो आप लोग बोलोगे 1 3 डाइब्रोमोबेंजीन, और इसी को इन शॉर्ट में बोलो, क्या बोलूंगा बच्चों? मेटा डाइब्रोमोबेंजीन की मेटा पोजीशन है। बस एम एम लिख देना ही उसका मेटा का इंडिकेशन, और मेटा इंडिकेशन का मतलब हो गया पोजीशंस 1 और 3 को इंडिकेशन दे रहा है। सिंपल। पोजीशंस के नाम रखें और कुछ भी नहीं है, बिकॉज बेंजीन के अंदर ऐसा बहुत बार ऐसा होगा कि दो पोजीशन पे चीजें लगी होगी और हम उसको ऑर्थो पैरा मेटा करके बुलाया करेंगे। तो हमें समझ जाना है कि ऑर्थो मतलब 1 और 2 पोजीशन, मेटा मतलब 1 और 3 पोजीशन, और पैरा मतलब 1 और 4। कुछ बच्चे कहेंगे सर अगर यहां लगाओ और यहां लगाओ तो वो मेटा ही तो हो गया। अरे भाई, अगर यहां लगा हो, सुन लीजिए, अगर यहां कुछ लगा हुआ है और यहां कुछ लगा हुआ है तो ये मेटा ही तो हो गया। नहीं हुआ मेटा? अरे फिर काउंटिंग हो जाएगी ना, 1 2 और 3, तो मेटा ही तो हो गया। इसके बगल में लगा होगा तो बोलो क्या हो गया? ऑर्थो हो गया। नहीं है बात समझ में? विनय को नहीं है बात समझ में? तो भाई एक सिंपल सी बात है, 1 की रिस्पेक्ट में जो उसकी बिल्कुल बगल वाली पोजीशन होती है वो ऑर्थो होती है। अब मैं बोलूं ये पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो है तो ये वाली भी तो ऑर्थो ही होगी ना, बगल वाली। बात तो सेम ही है। और ये वाली मेटा है तो ये वाली भी बोलो क्या है? मेटा। और सामने वाली बोलो क्या है? पैरा है। सामने वाली बोलो क्या है? पैरा। तो भैया अगर मान लीजिए, मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बता देता हूं,
अगर मेरे पास बेंजीन पे ये कोई पोजीशन है तो इसके रिस्पेक्ट में, इस वन की रिस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन बोलो कौन सी है ऑर्थो, ये वाली भी कौन सी है, ये वाली कौन सी है, तो ये वाली भी कौन सी है, वन की रिस्पेक्ट में, और ये वाली बोलो क्या है, पैरा है वन की रिस्पेक्ट में। सिंपल चीज मैं बोल रहा हूं बस। क्लियर हुआ, कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ, लक्षित नहीं हुआ। अब जैसे कि 1 और 3 वाला मेटा वाला है, अच्छा सुनिए ऐसा आ जाए, ऐसा आ जाए, अब बताओ ये कौन सी पोजीशंस है, 1 2 3 4, so this will be 1,4 dibromobenzene, and this will be, we can say that it will be a para dibromobenzene। क्लियर हुआ, पैरा डायब्रोमोबेंजीन, पी डायब्रोमोबेंजीन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अच्छा लेकिन इसमें मैं एक बात ऐड कर देता हूं, मान लो कभी ऐसा आ जाए तो तुम मुझे बताना कि ऑर्थो है, पैरा है, मेटा है, ध्यान से देख के बताना। यहां पर लगा हुआ है NO2 और यहां लगा हुआ है NO2, ऑर्थो है ना, कोई इसको मत समझना कुछ अलग आ गया, ये ऑर्थो है। ऑर्थो कैसे सर, मैं इसको ऐसे में 1 पोजीशन बोलूंगा और इसको क्या बोलूंगा 2 पोजीशन, तो ये 1,2 वैसे क्या है बोलो 1,2, दिस इज अ डाइनाइट्रोबेंजीन, और 1,2 डाइनाइट्रोबेंजीन को मैं इन शॉर्ट क्या लिख सकता हूं बोलो, ओ डाइनाइट्रोबेंजीन, ओ डाइनाइट्रो। समझ नहीं आया भाई, किसी ने नहीं कहा कि सबसे टॉप वाली पोजीशन को 1 कहना है। 1 आप अपनी सहूलियत के हिसाब से चूज करिए, जहां पर सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है, उसके बाद उससे जस्ट अगली पोजीशन 2 होगी, ये पक्का है भाई, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी। तो अगर चीजें 1 और 2 पे लगी हुई बिल्कुल अगल बगल में तो वो ऑर्थो है, एक छोड़ के लगी हुई मेटा है, और बिल्कुल आमने सामने लगी हुई तो बोलो क्या है, पैरा है। बस ये पोजीशंस वाइज इनको नाम दिए गए कि कल को तुम लोगों को बोले पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बनाओ, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, तो तुम समझ जाओ कि 2 क्लोरीन लगे हुए बेंजीन पे, पैरा पोजीशंस पे, एक इधर तो एक इधर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में। अच्छा एक होता है, अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा भी है रिसेंटली, वो देखो ये वाला, क्या हो गया, इतना प्यार, तो ये दिया हुआ आप लोगों को है ना, NO2 तीनों पोजीशन लगे हुए। अब ध्यान से देखिए, इसको 1 मिलेगा, इसको 2, इसको 3, इसको 4, हालांकि बड़ा लीस्ट यूज होता है, ये है 1,3,5 ट्राइनाइट्रो बेंजीन, और इसी को ही हम एक और तरीके से भी लिखते हैं, इसका नाम रखते हैं हम सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल क्यों भाई, क्योंकि ये देखा जाए ना, अगर मैं इसे बीच में से एक वर्टिकल लाइन खींचू ना, तो जैसी सिमेट्री इसकी इस तरह बन रही है, वैसी सिमेट्री बिल्कुल इस तरह बन रही है। बोलो सिमेट्री है कि नहीं इसमें, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो हम क्या बोलते हैं इसके लिए ऐसे लिखते हैं सिम ट्राइनाइट्रोबेंजीन। अरे सिम मतलब यहां पर हो गया सिमेट्रिकल, क्या हो गया बोलो, सिम स्टैंड्स फॉर सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल। तो हालांकि बहुत रेयरली यूज होता है, लेकिन आपको बस पता होना चाहिए कि सिमेट्रिकल जैसा भी कुछ होता है, ठीक है। तो 1,3,5 पोजीशन को सिमेट्रिकल टर्म दिया गया है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ आशु, समझ में आ रही बात है, सिंपल है यार। ऑर्थो मेटा पैरा में कंफ्यूजन तो नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑर्थो मेटा पैरा के बिना प्रॉब्लम आएगी, अगर नहीं आया होगा तो ऑर्थो मेटा पैरा प्रॉब्लम करेगा, अगर नहीं समझ आया तो, नहीं आया तो समझ में, पक्का, चलो ठीक है। क्या हुआ इसमें, क्या दोबारा बताऊं यार, आमने सामने है पैरा है, एक छोड़ के है मेटा है, साथ में है ऑर्थो है, अब इसको मैं और कैसे एक्सप्लेन करूं, इसमें कुछ समझने ऐसा नहीं है, सच में नहीं है समझने ऐसा, जैसा बताया इसमें वैसे याद कर लो, हो गया ना। अब अगली चीज सुनो, अभी कुछ नेमिंग जल्दी से खत्म करते हैं, 5-10 मिनट और, उसके बाद मैं टॉपिक शुरू कराऊंगा आज कुछ। चलो ए बस भाई, कुछ स्पेशल कंपाउंड जिनके नाम आपको पता होने चाहिए, जैसे इसको तुम लोग जानते हो ब्रोमोबेंजीन है, बस, या सिर्फ ब्रोमोबेंजीन, देखो 1 ब्रोमोबेंजीन बोलो या फिर क्या बोलो, अगर नहीं लगा रहे हो तो वो 1 ही है। चलिए और सुनो, देखिए अब सुनिए जरा एक बात, ध्यान से सुनिए, कुछ बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करनी है आप लोगों के साथ इसमें। जैसे ये जो मैंने बनाया, अब वैसे तो इसको आप लोग मिथाइल बेंजीन बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, मिथाइल बेंजीन बोलेंगे, लेकिन इसको स्पेसिफिकली कॉमन नेम में मिला हुआ है, इसको सीधा इस नाम से बुला लो, काम चल जाएगा। जानते हो कॉमन नेम क्या है इसका, मैंने बोला
कि इसको हम मिथाइल बेंजीन तो बुलाएंगे, जैसे कि तुम इसका जरूर जानते होंगे कुछ बच्चे शायद, वैसे ये हाइड्रोक्सी बेंजीन है। क्या है ये? हाइड्रोक्सी बेंजीन। लेकिन इसको हम ऐसे बुलाते ही नहीं हाइड्रोक्सी बेंजीन, हम सीधा इसको बोलो क्या बुलाते हैं? फिनोल। क्या बुलाते हैं बोलो? फिनोल। ऐसे ही इसको हम बुलाते हैं टॉलिन। क्या बुलाते हैं इसको? टॉलिन। कॉमन नेमिंग, सीधा 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 नाम रखिएगा इनका टॉलिन। ठीक है, कुछ फीचर्स की वजह से। और सुनो, जैसे कि ये जो होता है फिर NH2, तो ये वैसे तो होता है अमीनो बेंजीन। अगर तुम लोगों को याद आए तो जो इसका प्रीफिक्स था, इसका जो प्रीफिक्स था वो अमीनो ही था, इसको बोलेंगे अमीनो बेंजीन। लेकिन अगर मैं इसको इन शॉर्ट नाम बोलूं तो इसका नाम होता है अनिलीन। क्या नाम होता है बोलो? अनिलीन। अब आप कहेंगे सर ये क्यों बताया जा रहा है? सुनिएगा, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। बेंजीन के ऊपर NH2 है, डायरेक्टली इसका एक कॉमन नेम बड़ा फेमस एनिलीन। ये मैं बड़े फेमस मॉलिक्यूल्स बता रहा हूं बेंजीन के, जो बार बार चर्चा में आएंगे, इससे इनका कॉमन नेम याद कर लो। उसका एनिलीन, इसका फिनोल, इसका टॉलिन, बेंजीन, यू ऑलरेडी नो दैट। इसके बाद एक और होता है बड़ा इंपॉर्टेंट, एक होता है OCH3, ये होता है मिथॉक्सी, ये होता है मिथॉक्सी बेंजीन। सुनते चलिए, इसको कॉमन नेम में बुलाया जाता है एनिसोल। एनिसोल इसका कॉमन नेम है, एनिसोल। एक बार मुझे वो दिखाना एनसीईआरटी, एक बच्चा कोई भी दे दो, रहने दो मिल गए। ओए बस क्या तुम्हें 1 मिनट मिलता है उसमें उछलना कूदना शुरू कर देते हैं। ठीक है, टोलिन, एनिसोल, एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, ये करा चुका हूं आप लोगों को। अब मैं कुछ आपको नेमिंग करना सिखाता हूं, आ जाए बोर्ड पे। ठीक है, कुछ कंपाउंड्स में बोर्ड पे बनाऊंगा, हमें उसका नाम करना है। फिर बातें बस भाई। चलिए, अब एक बड़ी सिंपल सी चीज है जो आपको देखनी है क्लास। बस देखिए, आपके सामने जो कंपाउंड्स हैं, ऊपर मैंने कुछ कॉमन नेम्स लिखे हुए हैं, इनको पहचान जाना अगर ये कंपाउंड में दिखते हैं तो। और अब जो कंपाउंड्स हैं इनके नाम कैसे करने, जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, जल्दी से इसको करते हैं। आपके सामने एक कंपाउंड है, बेंजीन पे कई सारी पोजीशंस पे कुछ लगा हुआ है। सबसे पहला काम है कि कैसे नंबरिंग करें। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये तो बेंजीन है, जो बेंजीन में चीजें लगी मुझे उनका नाम बताओ कि तुमने कैसे यूज किया आज तक। अंकित, Cl को तुम लोग कैसे लिखते हो नाम के अंदर? अगर किसी को नाम क्लोरो, क्लोरीन नहीं लिखते, क्लोरो है ना, याद करो, हेलो करके लिखते हैं। इसको नाइट्रो, इसको नाइट्रो, सबके बता दो मुझे, नाइट्रो, क्लोरो, मिथाइल, मिथाइल, क्लोरो। ये मिथॉक्सी, अगर आपको नहीं बताया तो मिथॉक्सी मैंने वहां पर लिखा है, देखो जरा, मिथॉक्सी, मिथाइल के साथ ऑक्सीजन है तो मिथॉक्सी। ठीक है, दिस इज अमीनो, मिथाइल, इथाइल। ठीक है, हाइड्रोक्सी, मिथाइल, मिथाइल, सबके पता है आप लोगों को जनरली। अब चलिए नाम करना शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए, सारे फंक्शनल ग्रुप है एक तरीके से, क्लोरीन, नाइट्रो वगैरह सब फंक्शनल ग्रुप है। नंबरिंग आप ऐसे करिए कि ब्रांचेस को छोटे छोटे नंबर मिल जाए। ब्रांचेस तो क्या बेसिकली जो स्टूडेंट्स के लगे हुए हैं, छोटे नंबर मिले। अब आप मुझे बताओ जरा, अगर मैं नंबरिंग करता हूं यहां से 1, फिर इसको 2, और फिर इसको 3, और फिर इसको 4, तो लगता है ना कि ब्रांचेस को ठीक नंबर मिलेंगे। अच्छा किसी और तरीके से अगर हम जाते हैं तो बड़े नंबर मिलेंगे, जैसे इसको 1 दिया, 2, 3, 4,
तो बड़े नंबर मिलेंगे, और ऐसे आते तो बोलो क्या मिलेंगे, छोटे मिलेंगे। रुक जाओ भैया, 1 2 3 4 लिख दिया। अब बताओ जरा कि अल्फाबेटिकल लिस्टिंग के अंदर इन सब में से एक का नाम क्लोरो है और दो का नाम बोलो क्या है, नाइट्रो है। तो बोलो क्लोरो का पहले आ जाएगा, बोलो क्या बोलोगे, 1 क्लोरो, फिर क्या बोलोगे, सॉरी 2,4 डाई नाइट्रो बेंजीन। खत्म, कोई टेंशन, सिंपल नेम हो गया है। नहीं ऐसे ही करेंगे इसकी नंबरिंग, जहां से छोटे उसको सब्स्टिट्यूट नंबर मिले, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। अब इसकी बताओ मुझे, इसकी बताओ भाई, इसकी कैसे करी जाएगी, वैसे ही करनी है। यहां से आ जाएगा 1 2 3 4। अब बताओ कैसे करेंगे, नाम क्या बोलोगे इसका, 1 पे मिथाइल, 2 पे क्लोरो, 4 पे नाइट्रो। ठीक है, सो क्या हो जाएगा बताओ जरा। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, इसके दो तरीके से नाम कर सकते हो, बोलो क्या आएगा, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, 1 मिथाइल, 4 नाइट्रो बेंजीन। अरे यार जगह कम पड़ेगी हमें। सही, सही है भाई, देखो जरा, देखो ध्यान से। लेकिन मैं एक चीज ऐड कर देता हूं, ढंग से सुन लीजिएगा। अगर तुम्हारी पहली पोजीशन पर, अगर तुम्हारी पहली पोजीशन पर कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है जिसका कॉमन नेम तुम्हें पता है, जैसे कि पहली पोजीशन पे ये था CH3, तो आप जानते हो कि बेंजीन के साथ इसको अगर मिला दिया जाए तो ये अपने आप में टॉलीन है। अपने आप में बोलो क्या है, ढंग से सुनना, बेंजीन ना बोल के अगर बेंजीन के साथ में इस CH3 को भी जोड़ दिया जाए तो बोलो क्या है, टॉलीन है। और इसको ऐसे समझा जा सकता है कि टॉलीन पे कुछ लगा हुआ है, टॉलीन के 2 पे कुछ लगा हुआ है, 4 पे कुछ लगा हुआ है, समझो। तो नाम करने का तरीका ये भी सही है, और जो मैं एक और तरीका आपको बोलने वाला हूं वो भी सही है। वो क्या है वो सुनो, कि मैं 1 के साथ कंबाइन करके इसको टॉलीन मान लेता हूं, टॉलीन एज ए बेस मान लेता हूं कि टॉलीन भैया मेन चीज है, उसके ऊपर कुछ लगा हुआ है। तो टॉलीन के 2 पे बोलो क्या लगा हुआ है, क्लोरो, तो बोलेंगे 2 क्लोरो, और क्या बोलेंगे 4 नाइट्रो, और सीधा बोल देंगे टॉलीन। क्या बोल देंगे, तो हमें समझ में आएगा कि टॉलीन के 2 पर क्लोरो है और 4 पर बोलो क्या है, नाइट्रो। अगर 1 पोजीशन पे जो चीज लगी हुई है उसका कॉमन नेम तुम्हें डायरेक्टली पता है, तो तुम सीधा उसी को यूज कर लो और उसके सब्स्टिट्यूट बता दो कि क्या क्या लगे हुए। दोबारा समझाता हूं, आ जाओ बोर्ड पे देखो, इधर नंबरिंग बताओ कैसे करी जाएगी, 1 2 3 4, रुक जाओ, 1 2 3 4। अब जरा मुझे बताओ जरा, जो 1 पे लगा हुआ है, हाँ भाई इधर क्या चल रहा है, जो 1 पे लगा हुआ है, 1 पे जो लगा हुआ है उसका नाम बताओ क्या है। सर ये अगर 1 वाले को मैं साथ में इंक्लूड कर लूं, मतलब ये कुछ मैं ऐसा सोच लूं, बच्चों सोचो, दिमाग लगाओ, ऐसा सोच लूं, तो ये तो अनिसोल होती है। क्या होती है बोलो, अनिसोल। तो 1 वाला मैं कह रहा हूं कि 1 पे जो लगा हुआ है वो तो अनिसोल है। अब अनिसोल है तो मैं सीधा बोल सकता हूं अनिसोल के 2 पे क्लोरो है, 4 पे मिथाइल है, तो नाम बोलो क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, 4 मिथाइल एनिसोल। समझ ही नहीं आ रहा सर। अगर 1 पे जो है, 1 पे जो है उसका कॉमन नेम पता है, अनिसोल, अनिलीन, फिनोल, टॉलीन, ऐसे पता है, तो 1 के अलावा जो जो पोजीशन लिखी उनका नाम लिख के आखिरी में वो लिख दो कॉमन नेम जो है। नहीं आया समझ में, एक और समझते हैं बिल्कुल सेम तरीके से। बताओ जरा इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम बोलो। 1 वाला कौन है, 1 वाला अनिसोल है, 1 वाला बोलो कौन है। अगर वैसे बेंजीन है, चाहो तो तुम ऐसे कर सकते हो कि सर 1 पे मिथॉक्सी, 2 पे इथाइल, 1 पे मिथॉक्सी बेंजीन, ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है। 2 पे इथाइल, 1 पे मिथॉक्सी बेंजीन, बिल्कुल करेक्ट नेम है। क्या लिखोगे, 2 मिथाइल, सॉरी 2 इथाइल, इथाइल है बच्चों, C2H5 इथाइल है, 2 इथाइल, 1 मिथॉक्सी बेंजीन। कोई टीचर गलत नहीं करेगा इसको, कोई टीचर गलत नहीं करेगा। बट एक और तरीका मैंने क्या सिखाया, अगर 1 वाला जो पोजीशन है उस पर कोई कॉमन नेम बन रहा है, तो 1 वाले पे तो मिथॉक्सी बन ही रहे। देखो वो रहा 1 वाला एनिसोल है, ओ बेंजीन के साथ OCH3 को बोलो क्या बोलते हो, एनिसोल। तो हम बोलेंगे वैसे एनिसोल है और इस एनिसोल के 2 पे इथाइल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है 2 पे, तो सीधा बोलेंगे 2 इथाइल एनिसोल, 2 इथाइल। इजी हो गया। नहीं आया समझ, नहीं आया ना। जैसे मुझे तुम ये बताओ, इसको तुम लोग कैसे कैसे लिख सकते हो, इसके 2 नाम बताओ, 1 2 3 4। अब आपको सर एक उसको क्यों दिया, इसको क्यों नहीं दिया। प्रायोरिटी वाइज जाए तो NH2 आप लोगों को पता है लिस्ट में आगे मिलेगा, आप लोगों को NO2 बाद में। हेलो,
बच्चों मुझे तुम इसका नाम बताओ भाई, क्लास प्लीज इसका नाम बताओ भाई। देखो दो तरीके हैं, या तो लिखो कि 1 अमीनो, बस भाई 1 अमीनो 4 नाइट्रोबेंजीन, या तो बेंजीन के रिस्पेक्ट में बोलो। अगर तुम बेंजीन के रिस्पेक्ट में बोलोगे तो तुम्हें दोनों का नाम लिखना पड़ेगा कि 1 पे कौन है, 4 पे कौन है। जब तुम बेंजीन की रिस्पेक्ट में लिखो तुम लिखना पड़ेगा 1 पे कौन है, 2 पे कौन है। लेकिन तुमने अगर 1 वाले को साथ में कुछ नाम दे दिया कि 1 पे तो भैया NH2 लगा हुआ है, 1 पे तो क्या लगा हुआ है, और 1 पे अगर NH2 होता तो इस पूरे सेटअप को बुलाते हैं अनिलीन। क्या बुलाते हैं बोलो? तो हम बोलेंगे सीधा अनिलीन के 4 पे नाइट्रो है, अनिलीन के 4 पे सीधा बोल सकते हैं, चाहे तो बोलो क्या, 4 नाइट्रो अनिलीन, 4 नाइट्रो। अरे यार समझ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा समझ में, पक्का बताओ देव नहीं है मैं समझ में? किसी को डाउट है तो मुझे जल्दी बोलो इस चीज में भी, या बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा? हाँ भाई अंकित छुपो मत, इधर देखो ध्यान से। यार एक सिंपल सी बात है, आप लोगों को बेंजीन वाली नेमिंग बहुत आसान है। या तो तुम्हें उसका बेंजीन के हिसाब से नाम करना है कि बेंजीन रखोगे। अगर तुमने लास्ट में बेंजीन लिखा है, अगर तुमने लास्ट में बेंजीन लिखा है तो बाकी सारे ब्रांचेस को लिखना पड़ेगा कि भाई कौन सी पोजीशन में क्या क्या लगा हुआ है। लेकिन अगर तुम्हारी पहली वाली पोजीशन को कुछ बुलाते हैं, इसकी पहली वाली पोजीशन को तुम कुछ बुलाते हो, टॉलिन बुलाते हो, पहले वाली को टॉलिन बुलाते हो, तुम सीधा बोल सकते हो टॉलिन के 2 पे और 4 पे क्या लगा हुआ है, लिख दिया, खत्म कहानी। नहीं आ रहा समझ में? पक्का? अच्छा अब ट्राई कर लोगे तुम लोग, वैसे ही हो जाएगा ट्राई। चलो एक का जल्दी से नाम बता दो, इसका बता दो लास्ट मुझे नाम बोलो। 1 2 3 4, यही नंबरिंग बननी चाहिए। अब बताना क्या बनेगा। अच्छा एक वाले पे फ्लोरीन है, इसको कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, कोई स्पेसिफिक नेम मैंने लिखवाया नहीं है, तो सीधा लिखेंगे ये फ्लोरो है, ये नाइट्रो है, ये इथाइल है। अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है, बोलो क्या बोलोगे? 4 इथाइल 1 फ्लोरो। नहीं आया समझ में? नहीं आया? क्या चीज? क्यों नहीं? फंक्शनल ग्रुप तो यही है ना, फंक्शनल ग्रुप ये है, तो कहीं ना कहीं इसको पहले प्रायोरिटी देंगे हम, ध्यान रखना, इसी को दिया जाएगा पहले प्रायोरिटी। तो 4 इथाइल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन, और नंबरिंग भी वहीं से छोटी पड़ेगी आप लोगों की। अगर यहां से जाएगा तो 1 2 3 4 पड़ेगा, 1 3 और 4 पड़ेगा। वहां से आ रहा है 1 2 और 4 पड़ रहा है, छोटा तो 1 2 और 4 पड़ेगा ना, नहीं समझा? सब में देख कैसे करा है मैंने, सब में देख ले, 1 2 4 1 2 4 1 2 4, ऐसे तो पढ़ रहा है। नहीं आई मेरी बात समझ में? एक आध करके दिखाओ, जैसे कि मान लो मैं तुम्हें और देता हूँ एक आध यहाँ पर, वो 2 3 तुम ट्राई करना। इसका बताओ जल्दी, ओए बस इसका बताओ। चलो बोलो, मैं जिससे पूछूं वो बताना, अभी देखते तुम्हें कितना पढ़ रहे हो। सुमित चलो बताओ क्या नाम होना चाहिए इसका? टू मिथाइल हाइड्रो, कुछ भी बोले यार, कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी। समर बोल। 1 अल्कोहल, ऐसे सिखाया मैंने। OH को अल्कोहल बोल देगा, जो दिमाग में आ रहा है वही बोल दो है। बहुत बढ़िया, लवेश बताना। अल्फाबेटिकल लिस्टिंग खराब नहीं कर दी? भाई मेरी बात सुनो, ओए क्लास रुक जाओ, तुम लोग मत बताओ। ए बच्चों तुम लोग मत बताओ, तुम सुनो मेरी बात ध्यान से। तुम लोग क्या ध्यान दे रहे हो, पहले तो मुझे ये बताओ। मैंने OH को एक बार भी अल्कोहल लिखवाया? पहली चीज नहीं लिखवाया ना, फिर तुम्हारे दिमाग में अल्कोहल क्यों आ रहा है? दूसरी चीज सुनो, ए इधर भाई, और तो मैंने नेमिंग में भी यहाँ पर यूज किया कहीं भी, 1 और 2 के लिए औरता होता है बस। अब एक बात सुनो, नंबरिंग बताओ तुम लोग। 1 फंक्शनल ग्रुप है भाई, ये 2 3 4 नंबरिंग करनी आ रही है? मैं नीचे से क्यों नहीं कर रहा नंबरिंग? अरे क्योंकि एक पहली बात तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है ये, फंक्शनल ग्रुप है तो पहले उसको प्रायोरिटी दो। पहली चीज फंक्शनल ग्रुप, और इनमें तो उसको प्रायोरिटी दो। अगर सारी फंक्शनल ग्रुप है तो फिर देखो नंबरिंग कहां से छोटी मिलेगी। तो मेरी बात समझो, ए इधर भाई 1 2 3 4 बोल दिया। अब 2 तरीके हैं, समझो इस बात को, पता नहीं तुम समझ क्यों नहीं पा रहे। 2 तरीके हैं, या तो बेंजीन के रिस्पेक्ट में सब कुछ बोलूंगा मैं
कि भाई बेंजीन है और फलाना फलाना ठिकाना जगहों पे ये लगा हुआ है, या मैं वन वाले पोजीशन के साथ में जो लगा हुआ है उसका कुछ कॉमन नेम अगर जानता हूं, अब तुम बातें कर रहे हो मेरे से पिट जाओगे, आता है नहीं तुम लोगों को जब क्वेश्चन पूछ रहा हूं और जिस समय मैं करा रहा हूं तो तुम्हें ऐसी छूट रही होती है, जिसमें मैं करा रहा हूं ना बोर्ड पे देख लो, फिर पूछूंगा अगला क्वेश्चन फिर नहीं आता हो तुम्हें। या तो सब कुछ बेंजीन की रिस्पेक्ट में बोलो कि भाई बेंजीन लगी हुई है, उसके 1 पे फलाना, 2 पे फलाना, 4 पे फलाना, बोल के दिखाता तुम लोगों को। 1 पे कौन है? हाइड्रोक्सी, भैया OH को अल्कोहल नहीं हाइड्रोक्सी बोलते हैं। 2 पे मिथाइल है, 4 पर इथाइल है, CH2CH3 को तुम C2H5 क्या है? अरे CH2H5 बच्चों यही तो है, यही तो इथाइल होता है। तो मेरी बात सुनो, एक है इथाइल, एक है मिथाइल, एक है हाइड्रोक्सी। अल्फाबेटिकल लिस्टिंग में हाइड्रोक्सी सबसे पहले बोला जाना चाहिए था। अल्फाबेटिकल लिस्टिंग में हाइड्रोक्सी मिथाइल इथाइल, सॉरी इथाइल पहले आएगा, तो बोलो क्या आएगा? 4 इथाइल, 4 इथाइल, और बोलो 1 हाइड्रोक्सी, क्या? 2 मिथाइल, सुनो सुनो, बेंजीन। भाई ये एक तरीका है नाम करने का, आपको अच्छा लगे ये वाला करो, नहीं लग रहा है ना अच्छा, तो ये वाला बेस्ट होता है। ये वाला कौन सा? जिसमें वो ये कहता है कि अगर जो 1 पे लगा हुआ है, अगर जो 1 पे लगा हुआ है उसको जोड़ के तुम कोई स्पेशल नेम जानते हो, जैसे कि 1 पे क्या लगा हुआ है? OH लगा हुआ है, 1 पे क्या लगा हुआ है? और थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोगों को क्या पढ़ाया? ये जो कुछ बच्चे चुप नहीं हो रहे भाई, ये दिक्कत कर रहे हैं, इसको फिनोल जानते हो ना तुम लोग? जानते हो ना? तो जब ये 1 के साथ लगा हुआ है बोल सकते हैं पूरा फिनोल है। अब फिनोल के साथ रिस्पेक्ट में बता दो कि फिनोल पे क्या क्या लगा हुआ है। भाई मैंने बेंजीन माना ही नहीं, मैंने तो इसको पूरे को फिनोल मान लिया। क्या मान लिया बोलो? और फिनोल के 2 पे मिथाइल है, 4 पे इथाइल है, तो बोलूंगा 4 इथाइल, 4 इथाइल, 2 मिथाइल, और बोल दूंगा फिनोल। खत्म। नहीं समझ में आया अभी भी? एक और बताओ जरा, जैसे मान लो ये आया, ये आया, वैसे बताओ ये कौन होता है? वैसे अनिलीन होता है, ये अनिलीन होता है। अब मैं इसके साथ में कुछ भी लगा दूं, आप अनिलीन के रिस्पेक्ट में बता देना भाई क्या क्या लगा हुआ है। जैसे कि अनिलीन है ये, अब यहां NO2 है, यहां पर आपका मिथाइल ग्रुप है CH3। चलो बोलो 1 2 3 4। मैं सिंपल सी बात कहता हूं सर, ये 1 के साथ लगे हुए को एनिलीन बोलता हूं मैं इसको एनिलीन बोलता हूं, जानता हूं इसका नाम एनिलीन है। अब इसके बाद 2 पे नाइट्रो, 4 पे मिथाइल, 4 मिथाइल, M पहले आता है, एनिलीन। अगर यही चाहो तो तुम किसके रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो? बेंजीन की रिस्पेक्ट में भी। कैसे बोलोगे फिर? इसका नाम अमीनो होता है, सबसे पहले इसी को बोलोगे बिकॉज ए से शुरू हो रहा है। तो 1 अमीनो, 4 मिथाइल, 2 नाइट्रो, बेंजीन। की बात बताओगे बेंजीन पे क्या क्या लगा हुआ है? और अगर वैसे अनलीन बोल रहे हो तो फिर बता दो अनलीन पे क्या क्या लगा हुआ है। नहीं आई मेरी बात समझ में? अगर 1 वाली पोजीशन पे कुछ लगा हुआ है ऐसा जिसका कॉमन नेम तुम जानते हो, तो फिर तुम उसके रिस्पेक्ट में नाम बोलो सारे। रियान नहीं है बात समझ में? 1 वाली पोजीशन पे जो लगा हुआ है अगर तुम उसका नाम जानते हो, जैसे 1 वाली पोजीशन में NH2 है, इसका मेरे को पता है तो अनिलीन है, ये तो कौन है? अनिलीन है। अब अनिलीन की पोजीशन, अनिलीन के रिस्पेक्ट में क्या क्या लगा हुआ है? 2 पे नाइट्रो, 4 पे मिथाइल, लिख दिया भाई। और तुम्हें लगता है मैं अनिलीन के हिसाब से नहीं, मैं तो बेंजीन के हिसाब से आंसर करना चाहता हूं, तो करो इसका आंसर बेंजीन के हिसाब से। बोलो क्या बोलोगे? 1 अमीनो, 1 पे अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, फिर 4 पे मिथाइल लगा हुआ है, 2 पे नाइट्रो लगा हुआ है, लास्ट में लिख दोगे बेंजीन। तो बेंजीन के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो मुझे सबकी पोजीशन बतानी पड़ेगी। और अगर 1 वाला मैंने इंक्लूड ही कर लिया है कि अनिलीन है, तो वो अपने आप समझ गया कि अनिलीन पे ये लगा हुआ है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं आया अभी भी समझ में? नहीं आया? आशीष नहीं आ रही बात समझ में? पक्का? एक करके दिखाओगे फिर से? अब तो कर देना। चलो सारा टाइम लगाया तुम लोगों ने इसी में।
हो गया? क्या करें, नाम बताओ। 3 इथाइल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आया। यही होएगा। अब वन वाले को, स्वयं वन वाले को अगर मैं इंक्लूड कर लूं नाम में ही, तो ये कौन बन जाता है? फिनोल बन जाता है। क्या बन जाता है? अब इस फिनोल के सब्स्टिट्यूएंट बता दो भाई। 2 पे नाइट्रो, 3 पे इथाइल, 4 पे मिथाइल, तो आएगा 3 इथाइल, 4 मिथाइल, 2 नाइट्रो, फिनोल। क्या प्रॉब्लम है बताओ? प्रॉब्लम है कोई? लग रहा है शायद। कर लोगे अब? पक्का? देखिए अब ऐसा है, सुनिए, आगे आ जाइए क्लास। बस भाई, रौनक प्रिंस छोड़ दो बस। अब देखो, अब बाकी घर पे ट्राई करना आप लोग जो भी है। देखिए नेमिंग में ना एक सर्टेन, मतलब नेमिंग तक हमने चीजें कर ली हैं, बट अभी ये कहें कि नेमिंग पूरा कंप्लीट हो गया है, तो भाई नेमिंग कंप्लीट होना तो संभव ही नहीं है। कितना मर्जी करते रहो, नेमिंग कभी कंप्लीट नहीं हो सकता, कितना मर्जी करते रहो, बहुत वास्ट टॉपिक है। बट एक ठीक ठाक लेवल तक जो आपके एग्जाम में आने वाला है ना, वो सारा हो गया। आपके एग्जाम में इनसे बाहर नहीं आता है, आपके एग्जाम में ये सब आता है, ये सब हम कर लिए। समझ में आ गई वाली बात? एग्जाम में जो आएगा वो क्वेश्चन बन जाएगा, 100% ध्यान रखना। एग्जाम में यही आते हैं, अल्कोहल आते हैं, फिनोल्स आते हैं, या मान लो आप लोगों के अनिलीन्स वाले केसेस आते हैं, या फंक्शनल ग्रुप वाले में जाए तो अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, सब कर लिए हमने, वही सब आएंगे। उससे अलग एग्जाम में नहीं आता, एग्जाम में नहीं आता उससे मुश्किल। तो एग्जाम वाला पार्ट तो हो गया हमारा। अब तुम अगली चीज सुनो जो हमें सीखनी है भाई। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ, टॉपिक से स्टार्ट हो जाएंगे चैप्टर के। और पहला टॉपिक हमारा है, क्योंकि आज हमारे 20 मिनट है यहाँ पर, तो कर लेते हैं इसको। फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। चुपचाप रहेंगे बिल्कुल, बोर्ड पे देखोगे बस। कोवेलेंट बॉन्ड का फ्यूजन। फ्यूजन मतलब क्या होता है? बॉन्ड का टूटना। और कहते हैं कि बॉन्ड ना 2 तरीके से टूटते हैं। 2 तरीके से कैसे? आज ये समझ जाते हैं। एक होता है बच्चों हेट्रोलिटिक फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। हेट्रोलिटिक फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। और एक होता है बच्चों होमोलिटिक फ्यूजन। बच्चों बातें करने की जरूरत नहीं है, गर्ल्स ध्यान से देखो इसको, बहुत इजी चीज है। और इसके बिना बात बनेगी नहीं आगे, ध्यान रखना। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना, कोई भी रिएक्शन करती है ना, तो या तो बॉन्ड ऐसे टूटे होंगे या बॉन्ड ऐसे टूटे होंगे। 2 ही तरीके से बॉन्ड टूटते हैं। पहली बात ध्यान रखना, आप पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड्स बने हुए कार्बन के, और कार्बन बनाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। कौन से बॉन्ड बनाएगा बोलो? कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होता है जल्दी बताओ? जब शेयरिंग से बनता है बॉन्ड। कैसे बनता है बोलो? शेयरिंग से। तो सपोज मैं एक सिचुएशन आपके सामने रखता हूं, ध्यान से सुनना। जैसे कि मान लो, हाँ, अक्षत चलेगा। थोड़ा सा याद कर लेते हैं एक बार शेयरिंग को। आ जाओ भाई। जैसे मुझे तुम ये बताओ, H2 का मॉलिक्यूल कैसे बना था? याद करो, H2 का मॉलिक्यूल कैसे बना था? एक हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक। क्या एक से उसको स्टेबिलिटी आती है? नहीं आती सर। हीलियम वाला कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। ढंग से सुनना, ये आ गया ना समझ में? बहुत काम की चीज है, बहुत ज्यादा काम की चीज है। बिल्कुल लगा लीजिए, बेस है रिएक्शंस का। अब हाइड्रोजन के पास, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। मेरा ये पूछना है कि क्या ये एक इलेक्ट्रॉन के साथ स्टेबल हो जाते हैं? नहीं होते सर। तो आप क्या करते हैं बोलो? एक हाइड्रोजन कहता है मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है यार, तू भी अपना इलेक्ट्रॉन मेरे से शेयर करने लग जा, ताकि मेरे पास 2 हो जाए, मेरा ऑक्टेट स्टेबल हो जाए। बदले में मैं भी अपना इलेक्ट्रॉन तेरे साथ शेयर कराऊंगा। कुछ इस तरीके से आपने शेयरिंग पढ़ी है? पढ़ी है इस तरीके से शेयरिंग? इसी को कई कई तरीकों से आप लोगों ने लिखने की कोशिश करी, समझने की कोशिश करी। जैसे एक समझने का तरीका ये सिखाया गया था कि एक हाइड्रोजन का एटम दूसरे हाइड्रोजन के एटम से बोलो क्या हो जाएगा? अच्छा बताओ, ये हाइड्रोजन का एटम है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का एटम है, एक इलेक्ट्रॉन है। क्या ऐसे दूर दूर बैठे बैठे शेयरिंग हो जाएगी? क्या दूर दूर बैठे बैठे शेयरिंग हो जाएगी? नहीं सर। अगर इनको इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करनी है, सो दे हैव टू कम क्लोजर, दे हैव टू कम क्लोजर एंड हैव टू ओवरलैप देयर ऑर्बिटल्स। और इनको अपने ऑर्बिटल्स को बोलो क्या करना पड़ेगा, ताकि इसके इसके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में आना जाना कर सके। सिखाया था ये वाला कॉन्सेप्ट भी? नहीं आ रहा। इसको बोलते हैं ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट, कि भैया एक के पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, अगर इनको स्टेबिलिटी लानी है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ाने पड़ेंगे, बढ़ाने के लिए शेयरिंग करनी पड़ेगी, और शेयरिंग के लिए इनको अपने ऑर्बिटल्स को क्या करना पड़ेगा? ओवरलैप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ओवरलैपिंग होगी। एक बात ये वाली समझ में आ गई। दूसरी चीज, इसी को तुम लिखते कैसे हो? इसी को तुम लिखते ऐसे हो कि भैया ये इस H का इलेक्ट्रॉन है, ये उस H का इलेक्ट्रॉन है, और सिंगल बॉन्ड बना देते हो। क्या बनाते बोलो? इसका मतलब क्या है? मतलब बताओ कि सर ये इसका इलेक्ट्रॉन था,
लेकिन अब बॉन्ड उससे भी बन रहा है, इसका मतलब उसका इलेक्ट्रॉन भी इसकी बाउंड्री में आ सकता है। हमदन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन खुद का है, दूसरा कहां से आया? सर उसके साथ बॉन्ड बना लिया। बॉन्ड बनाने का मतलब कि इन्होंने अपने एटम्स को ओवरलैप कर लिया कि उसका इलेक्ट्रॉन भी अब इसके पास आ सकता है। मैंने बोला ना ओवरलैपिंग कर ली है, तो उसका इलेक्ट्रॉन भी इसके पास आ सकता है। तो इसको कितने का फील आएगा? 2 का। उसको कितने का फील आएगा? एक खुद का है, दूसरे के साथ ओवरलैप कर चुका, उसका इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर आना जाना कर रहा है, उसको भी कितने का फील आ रहा है? बोलो 2 का। स्टेबिलिटी दोनों को मिली कि नहीं मिली? तो इसको बॉन्ड फॉर्मेशन में दिखाते कैसे हो? बॉन्ड फॉर्मेशन में ऐसे दिखाते हो। समझो मेरी बात को। बात समझ में आ रही है? नहीं आई बात समझ में, है ना? अच्छा एक और बताओ जरा, जैसे तुम लोग बोलते हो CH4, सुनते चलो, थोड़ा सा याद करा रहा हूं बस पिछली चीजों को। CH4 बताओ, कार्बन के बाद कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 का मतलब 2,4। जरा बताओ, बातें नहीं भाई। कार्बन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? जल्दी बोलो। 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के वैलेंस शेल में। कितने चाहिए? 4 और चाहिए। कैसे लाएगा? कहता है हाइड्रोजन को बुलाता है, कहता है हाइड्रोजन तुम सब अपना एक एक इलेक्ट्रॉन, बातें करने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी, तुम सब अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ले आओ और क्या करो कि मेरे पास 4 है, तुम अपने ये जो 4 इलेक्ट्रॉन ला रहे हो मेरे साथ शेयर करा लो, तो मेरे 8 हो जाएंगे। मेरे कितने हो जाएंगे बोलो? बदले में तुम्हें भी ये की जरूरत है तो मैं भी तुम्हें एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करवाया करूंगा। समझे नहीं मेरी बात को? नहीं समझे मेरी बात को? ध्यान से सुनो, ध्यान से, ध्यान से। कार्बन के बाद 4 खुद के थे, 4 हाइड्रोजन को बुलाता है, कहता है भैया तुम्हारा एक एक इलेक्ट्रॉन ना मेरे साथ ओवरलैप कर लो, मेरे साथ ओवरलैपिंग कर लो, ताकि तुम्हारा एक एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ जाए, मेरे 8 हो जाए, बदले में मैं भी तुम्हें एक एक इलेक्ट्रॉन दूंगा ताकि तुम्हारे भी 2-2 हो जाए। याद आने लग गया शेयरिंग? कोवेलेंट बॉन्ड, इसी को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इसको तुम दिखाते कैसे हो? दिखाते कैसे हो? दिखाते ऐसे हो कि कार्बन ने 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया। मैं बस ये चाहता हूं कि जब मैं कभी भी आगे चल के ऐसे कुछ बॉन्ड्स बनाऊं ना, तो तुम लोग ये जरूर समझ जाओ कि सर क्या कहना चाह रहे हैं, कि 4 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के हैं और ये बचे हुए जो बाहर की तरफ जो दिख रहे हैं वो 4 किसके? बोलो हाइड्रोजन के। आप बॉन्ड से मतलब बॉन्ड दिखे तो इलेक्ट्रॉन भी दिखे। आप बॉन्ड बनाए तो आपको दिखे 2 इलेक्ट्रॉन है। जब मैं बॉन्ड बनाऊं तो क्या दिखे? बोलो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इसका और एक उसका आ रहा है शेयरिंग से। अरे नहीं आ रहा है यार समझ में। बॉन्ड का मतलब सिर्फ बॉन्ड ना हो, बॉन्ड का मतलब एक जोड़ा हो इलेक्ट्रॉन का। क्या हो बोलो? ये दिमाग में छपना चाहिए, बिकॉज जब मैं आपको मैकेनिज्म्स कराऊंगा, रिएक्शंस कराऊंगा, तो मैं इसी बेस पे ही कराऊंगा कि मैं बॉन्ड को तोड़ूंगा, और बॉन्ड जब टूटेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो तुम्हें पता तो हो कि वो बॉन्ड का मतलब एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन ही था। आप मुझे बताओ ना, मैंने ये बॉन्ड ऐसे डंडा सा बना दिया, ये क्या है? बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, तो एक इसका खुद का है, एक वहां से आता है, ये भी वही करता है, एक इसका खुद का है, एक वहां से आता है, तो बॉन्ड बना दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सुमित नहीं आई मेरी बात समझ में? आगे पक्का? अच्छा, और इसको तुम कैसे समझ रहे थे? यूं समझ रहे थे कि कार्बन का एक एटम है, 4 हाइड्रोजन आके ओवरलैप हो गए, 4 हाइड्रोजन आके ओवरलैप हो गए, कैसे भी करके छोड़ोगे, तो इसके खुद के 4 तो थे ही, 4 बगल से आने लग गए, 8 हो गए, और बदले में इसने भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन उनको दिया तो उनके भी 2-2 हो गए। तो कुछ इस तरीके के सिनेरियो पढ़ा था। थोड़ा सा याद आ गया तुम लोगों को कोवेलेंट बॉन्ड का सिनेरियो? क्योंकि मैं सब कुछ पढ़ाने वाला हूं फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो मुझे थोड़ा सा कोवेलेंट बॉन्ड याद कराना था, याद आ गया भाई। क्लियर है? अब आ जाओ, बॉन्ड टूटते कैसे हैं? तो भैया 2 तरीके होते हैं बॉन्ड के टूटने के, एक हेट्रोलिटिक फिजन और एक बोलो क्या? होमोलिटिक फिजन। आइए हेट्रोलिटिक फिजन को समझते हैं। मान लीजिए कि ए और बी के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। मान लेते हैं कि ए और बी के बीच में मान लेते हैं कि ए और बी के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। अक्षर इधर, तो मुझे बताओ ये ए का इलेक्ट्रॉन है और ये किसका इलेक्ट्रॉन है? मेक श्योर ये बी का इलेक्ट्रॉन, आपको पता है ना? अच्छा शेयरिंग चल रही है, लेकिन बी का इलेक्ट्रॉन उसमें आना जाना कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आना जाना कर सकता है, इसी को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड का बनना। सही बात है। अब आ जाओ टूटेगा कैसे? आ जाओ। अगर बच्चों इफ बी एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। क्या तुम्हें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब पता है? सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। आप 2 लोगों ने कुछ शेयरिंग करी, भाई शेयरिंग करी आप लोगों ने, कार्तिक ने और वंश ने शेयरिंग करी किसी किताब की, कि भैया तू फिजिक्स की किताब दिखा दियो, मैं केमिस्ट्री की किताब दिखा दूंगा, हमारे बीच में शेयरिंग चल रही है इधर भाई। लेकिन इनमें से एक ऐसा मतलब पर्सन है, जैसे मान लेते हैं कि वंश है, जो ज्यादा ताकत दिखाता है अपनी, और वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमेशा अपनी तरफ रखने की ज्यादा कोशिश करता है। ऐसा होगा हमेशा जब भी शेयरिंग चल रही होगी, इलेक्ट्रॉन्स का आना जाना 2 एटम को चल रहा होगा, अनलेस और इवन दोनों सेम ना हो। अगर अलग अलग है, कार्बन एक हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियस सी बात है किसी एक के पास ज्यादा क्षमता होगी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, और किसी एक के पास बोलो क्या होगी? कम होगी। इसको नापा जाता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के पैरामीटर से। किससे बोलो? तो अगर बच्चों बी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बोलो किससे? ए से। फोकस करिएगा, ए से। तो जब ये बॉन्ड कभी टूटेगा तो कैसे टूटेगा? कि ऐसा हो सकता है कि बी वाला ना इस ए वाले से बॉन्ड तोड़ते वक्त, क्योंकि बी बोलो क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रो
नेगेटिव मींस इट हैज द मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमेशा अपनी तरफ खींच के रखता है। थोड़ा सा अगर तुम्हें याद आए तो मैंने जब ये एक बार समझाने की कोशिश करी थी ना, बोर्ड पे देखना आप लोग, क्लास प्लीज बोर्ड पे, आपके पास एक HF का मॉलिक्यूल है, HF का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो 1, फ्लोरीन के पास कितने बोलो 9, यानी 2,7। तो इनके बीच में कैसे शेयरिंग हुई थी कि ये कहता है हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के पास कितने बोलो 7, बोर्ड पे देखते चलेंगे 7, फ्लोरीन को कितना चाहिए 1, तो वो कहता है भाई शेयरिंग कर लूंगा ऐसे करके, तेरे साथ 8 हो जाएंगे, मेरे 8 हो जाएंगे, और तेरे को भी बदले में 1 इलेक्ट्रॉन दूंगा। हो गया, हाइड्रोजन का 2 पूरा हो गया, फ्लोरीन का 8 पूरा हो गया, और इनके बीच में कैसा बॉन्ड बन गया बोलो, सिंगल बॉन्ड बन गया। कैसा बॉन्ड बन गया, और इलेक्ट्रॉन दोनों में आना जाना कर रहे हैं। लेकिन पता है इनका मोशन कैसा होता है, आपको लगता है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे आना जाना कर रहे हैं, बट पता है इलेक्ट्रॉन कैसे आना जाना कर रहे हैं एक्जैक्टली, मैं घुमा के दिखाता हूं। फ्लोरीन के पास तो ऐसे आते हैं, और इसके पास से क्या फर्क दिख रहा है, हाइड्रोजन के पास से एकदम से भाग जाते हैं शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन के पास ज्यादा समय स्पेंड करते हैं। नहीं समझे मोक्षा, जब इन दोनों के बीच में शेयरिंग हुई, जब इन दोनों एटम्स के बीच में शेयरिंग हुई, हाइड्रोजन का एटम और फ्लोरीन के एटम के बीच में शेयरिंग हुई, और इलेक्ट्रॉन्स आना जाना कर रहे थे, तो पता है कैसे आना जाना कर रहे थे, देखो फ्लोरीन के पास से तो ऐसे आते थे, और हाइड्रोजन के पास ऐसे। क्या हो रहा है, दे स्पेंड मोर टाइम इन द फ्लोरीन एटम। क्यों भाई, क्योंकि फ्लोरीन हैज द मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलो क्या है, ज्यादा है। तो बच्चों अगर बी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है, तो टूटते वक्त पता है क्या होता है, कमाल की चीज होती है कि बी वाला ना पूरा शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ चुकी है भाई हमदान, बी वाला पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर अपने साथ ले जाता है। अच्छा, बी वाला अगर पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर अपने साथ ले गया, तो बी का क्या सिचुएशन है बोलो, ऐसे करके 2 इलेक्ट्रॉन इसके सर पे आ जाएंगे। बोलो कौन कौन से, एक एक खुद का, एक इसका। मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लाया लेकिन -1 लगाया, कौन बच्चा बताएगा ऐसा क्यों हुआ है? वेरी गुड सर, 1 इलेक्ट्रॉन उसका खुद का है। अक्षत, 1 इलेक्ट्रॉन उसका खुद का है, एक्स्ट्रा कितना लाया, 1 ही लाया। कुछ कहेंगे सर खुद का इलेक्ट्रॉन का भी तो नेगेटिव चार्ज होगा। अरे भैया, हर एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके बदले का प्रोटॉन भी होता है, भूलिए मत। सोडियम में 11 प्रोटॉन है तो 11 ही इलेक्ट्रॉन है, हर इलेक्ट्रॉन के बदले एक प्रोटॉन है, तो वो तो न्यूट्रल रहेगा। समझो, खुद के इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज नहीं आता कभी भी। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितना लाया आशीष, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसका लाया, ए का, तो कितना चार्ज आएगा बोलो, माइनस का। अच्छा, दूसरी बात, ए के ऊपर क्या हुआ, ए के पास से खुद का 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, खुद का 1 इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन तो उसके पास ऑलरेडी न्यूक्लियस में था ना, उसके बदलेगा, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा बोलो, पॉजिटिव। कैसा आएगा बोलो, जब कभी भी दो एटम्स के बीच में बना हुआ कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे टूटे कि एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था। शिवम इधर, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सुनोगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं सुनोगे तो ये बहुत टफ लगेगा फिर। और मैं रियलिटी बता रहा हूं, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है सॉल्विंग में। 2 एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, कोई एक एटम दूसरे से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है। पीरियोडिक टेबल में जो चीजें राइट साइड पे है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो लेफ्ट पे है वो कम नेगेटिव है। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बी वाला पूरा शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले जाएगा, मतलब अपना तो लेके जाएगा, दूसरे का भी ले जाएगा। वंश अपनी फिजिक्स की किताब तो लेके गया, उसकी केमिस्ट्री की भी ले गया, तो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, तो दूसरे के ऊपर क्या आ गया। इस तरह के बॉन्ड क्लीवेज को, इस तरह के बॉन्ड फ्यूजन को बोलो क्या बोलते हैं, हेट्रोलिटिक फ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको? अच्छा, लेकिन अगर मुझे बताओ, ए और बी के बीच में बॉन्ड बना हुआ है और ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इफ ए एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इफ ए एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बच्चों बताओ, अगर ए बी से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होगा? तो ए इस बार पूरा शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले जाएगा तोड़ते वक्त, और क्या करेगा बताओ जरा। ए के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे विद द माइनस चार्ज, एंड बी के ऊपर बोलो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो भैया कैसा होता है हेट्रोलिटिक फ्यूजन, कैसे होता है हेट्रोलिटिक फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड? एक कोवेलेंट बॉन्ड हेट्रोलिटिकली कैसे टूटता है? तो हम कहते हैं कि जब भी 2 एटम्स के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ होता है और उनमें से कोई एक एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण पूरा शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले जाए, पूरा शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले जाए, तो एक एटम नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और एक एटम बोलो क्या, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और इस तरह के बॉन्ड क्लीवेज को बोलो क्या बोलते हैं, हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? ऐसा कब होने वाला है? एग्जाम्पल के तौर पे आज ये एग्जाम्पल दिखाया तो मैं आप लोगों को। मान लीजिए कि एच और एफ ने बॉन्ड बनाया हुआ है, एच और एफ ने बॉन्ड बनाया हुआ है। हर कोई जानता है फ्लोरीन की दादागिरी, गुंडागिरी है भैया पूरे प्रोडक्ट टेबल के अंदर, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिंग टेंडेंसी दिखाता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो भैया इसने हाइड्रोजन से बॉन्ड शेयरिंग करी, हाइड्रोजन से एक ही शेयरिंग क्यों करी? बिकॉज फ्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, बदले में हाइड्रोजन भी खुश था कि उसको भी एक मिल रहा है। लेकिन जब ये बॉन्ड टूटने की बारी आई कभी रिएक्शन के दौरान, तो आप जानते हैं कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। उसने पता है बॉन्ड कैसे तोड़ा? कैसे तोड़ा? पूरा पेयर शिफ्ट कर लिया अपने साथ,
ऐसा शायद मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कराते हुए भी सिखाया हो, क्या पता, मुझे ऐसा लगता है शायद मैंने सिखाया होगा। तो फ्लोरीन ने पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ लिया, अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया, उसका भी लिया, तो बोलो फ्लोरीन के पास कैसा चार्ज आया? नेगेटिव। और हाइड्रोजन के ऊपर, इसको बोलते हैं हेटेरोलिटिक क्लीवेज। कुछ बच्चे ये कहेंगे मुझे कि सर फ्लोरीन के पास वो 7 इलेक्ट्रॉन थे, वो कहानी में वो नहीं बनाया आपने, तो मैं बना ही नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ वो वाला इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं जो शेयरिंग में इन्वॉल्व है, बाकी वालों को मैं बना ही नहीं रहा है, वो नहीं बना रहा हूं मैं। लेकिन समझो मेरी बात को, क्या होती है हेटेरोलिटिक क्लीवेज, जल्दी बोलो। जब भी दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना, when two atoms of, अब सुनिएगा डेफिनेशन क्या है, when two atoms of different electronegativity form a covalent bond, जब दो एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है उन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, then the atom which is more electronegative attract the whole shared pair of electron towards itself and become negatively charged, the other atom will acquire positive charge. This type of bond fusion is called heterolytic bond fusion. नहीं है मेरी बात समझ में? अच्छा दूसरी चीज सुनिए जल्दी से फटाफट से, दूसरी चीज सुनिए कि अब मैं होमोलिटिक में बड़ी छोटी सी बात बताऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं। अब ये बात ऐसी आई बच्चों, इधर भाई ध्यान देना, दोबारा ले लेंगे इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि थोड़ा सा मैंने जल्दी में कराया है, कुछ वो आ गया होगा, कुछ वो शायद ना आया हो। अच्छा एक बात बताओ, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। अब मुझे बताओ जरा, जितनी ताकत से ये शेड पेयर इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा उतनी ताकत से वो भी खींच रहा होगा। पहले कह रहे बन कैसे गया, कुछ दिमाग में यही नहीं आ रहा। Cl2 क्यों बना होगा, दिमाग लगाओ यार, बड़ा आसान है। एक क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2,8,7, इसको एक की जरूरत है। अरे दूसरे क्लोरीन को भी तो कितने की जरूरत है, एक की, तो दोनों यूं करते हैं कहते हैं मेरे पास मेरे पास कितने बोलो, 7, देखो देखो 7, तेरे पास भी 7, तो एक काम कर, तू अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे, मैं भी एक तेरे को दूंगा, शेयरिंग करेंगे, दोनों के 8-8 हो जाएंगे, तो कैसा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड। कैसा बनेगा? लेकिन इस बार जो शेयरिंग हुई है इसमें बताओ ज्यादा ताकतवर कौन है, ज्यादा ताकतवर कौन है? बराबर ताकतवर है, बहुत बढ़िया, बराबर ताकतवर है। सर ये क्लोरीन भी तो ताकतवर, वो भी तो ताकतवर, इलेक्ट्रॉन ऐसे से कर रहे होंगे बराबर, जितना टाइम इसके पास स्पेंड उतना टाइम इसके पास स्पेंड। अगर टूटने की नौबत आई, टूटने की नौबत आई, तो भैया ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चलता बनेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चलता बनेगा। किसी की ऐसी ताकत नहीं है कि वो एक अपनी तरफ सारा इलेक्ट्रॉन पेयर ले जाए, इधर लेके जा सकता है, क्योंकि एक एटम दूसरे के मुकाबले बोलो क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाइड्रोजन फ्लोरीन में फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, चिंता मत करिए, वो मैं बता दूंगा कि कौन ज्यादा होता है कौन कम होता है, वो बहुत आसान चीज है। पीरियोडिक टेबल में जो चीज राइट में है और टॉप पे है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है इलेक्ट्रॉन्स को खींचने के मामले में, और जो जितना नीचे है और लेफ्ट में है वो उतनी कम ताकतवर है। इससे अंदाजा लग जाता है। सुनो सुनो, अब क्लोरीन क्लोरीन की बराबर ताकत है, तो जब बॉन्ड टूटेगा तो कैसे टूटेगा भाई, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, वो अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, तो इस क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन आया, इस क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन आया। मुझे बताइए चार्ज कैसा आएगा दोनों के ऊपर? बहुत बढ़िया, कोई चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया, वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया, चार्ज सर किस बात का आएगा, नहीं आना चाहिए ना। इनको बुलाते हैं बच्चों रेडिकल्स। क्या बुलाते हैं इनको? रेडिकल्स। कि भैया ये अपने आप में इनके खुद के इलेक्ट्रॉन मिल गए, किसी भी तरह का चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि बॉन्ड का टूटना एक जैसा हुआ है, दोनों को बराबर चीजें मिली है, इससे नाम रखा होमोलिटिक फ्यूजन। क्या रखा बोलो? एक जैसा हुआ है। जब एक जैसा ना हो तो हेटेरोलिटिक बोलते हैं। सॉल्यूशंस में भी यही पढ़ते थे, होमोजेनियस सॉल्यूशन हर जगह से एक जैसा होता था और हेटेरोलिटिक अलग अलग होता था। समझो मेरी बात को। तो भैया याद करिए दोबारा से, 2 मिनट का रिकैप दे रहा हूं, मैंने क्या सिखाया तुम लोगों को आज की क्लास में जाते जाते। ये टॉपिक मैं दोबारा समझा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, बट थोड़ा नेक्स्ट क्लास में जल्दी करेंगे इसको फिर हम। सुनो बैक बाद में कर लेना, पहले सुनो। मैंने बोला कि कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, एक बात तो क्लियर होगी। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं? जब दो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, और शेयर करते हैं तो बॉन्ड बनाते हैं। अभी जो बॉन्ड बनते हैं, बॉन्ड का टूटना 2 तरीके से होता है, या तो बॉन्ड टूटेंगे हेटेरोलिटिकली या बॉन्ड टूटेंगे हेटेरोलिटिकली। बोलो कब टूटेंगे सब बच्चे बताओ? जब 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड बना और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक बड़ा अंतर है, एक ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक बोलो क्या है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो उनके बीच का शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका ज्यादा खिंचाव किसी एक की तरफ रहेगा। बोलो रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि शेयरिंग हो गई है, लेकिन एक ज्यादा बदमाश है उसमें से, तो वो हमेशा उन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। एंड समहाउ कभी बॉन्ड टूटा, हीट हुआ रिएक्शन के अंदर, थोड़ा गर्म कर दिया, थोड़ा सा गर्म कर दिया, वो जल्दी से जब बॉन्ड टूटेगा ना तो हमेशा किसकी तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, खुद का भी और दूसरे का भी, किसकी तरफ चले जाएंगे, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो अगर बी ए से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो बी वाला अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ उसका भी ले जाएगा, और बी के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, बोलो नेगेटिव। ए के ऊपर कैसा? समझ नहीं आ रहा सर? अगर ए और बी ने बॉन्ड बनाया और ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ए ले जाएगा भाई पूरा बॉन्ड। समझ आया कि नहीं आया?
जब दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना और उनमें से कोई एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड के टूटते वक्त वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एटम अपने इलेक्ट्रॉन के साथ दूसरे का भी इलेक्ट्रॉन ले जाता है और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है। क्यों करता है नेगेटिव? क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूसरे का लिया है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है तो अपने को नेगेटिव बना लेता है, और दूसरा वाला क्या हो जाता है? पॉजिटिव, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन चला गया। सुमित बात समझ में आ रही है? इस तरह के बॉन्ड के टूटने को बोलो क्या बोलते हैं? हेट्रोलिटिक फिजन ऑफ बॉन्ड। नहीं आ रहा समझ? और जब दोनों ही बराबर ताकतवर और बॉन्ड ऐसे टूटे कि ये अपना ले गया वो अपना ले गया, लड़ाई ऐसी थी बराबर बराबर की भैया, वो अपना ले गया वो अपना ले गया, शेयरिंग खत्म होगी बाद में, इस तरह के बॉन्ड फ्यूजन को बोलो क्या बोलते हैं? होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेना, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितनी भी रिएक्शंस होंगी या तो बॉन्ड ऐसे टूट के होगी या बॉन्ड वैसे टूट के होगी। ये सीखना बहुत जरूरी है। लेकिन समझ कुछ आया भी कि नहीं आया मुझे बताओ। अब चैप्टर के अंदर ना नेमिंग छोड़ के अब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगी, ध्यान रखना, मतलब कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएंगे। अरे तो ये वाले जो मैंने नेमिंग कराई तुम लोगों को, कंपाउंड वाली नेमिंग आई, मतलब बेंजीन वाली नेमिंग आई? पक्का बताओ जल्दी से सबको। और आज जो ये वाला फ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट करवाया, ये वाला सबको समझ में आ गया? डाउट है किसी बच्चे को फ्यूजन वाले कॉन्सेप्ट में? थ्योरी नेक्स्ट में लिखवा दूंगा इसकी मैं, ठीक है, लेकिन समझ आ गया होगा। जाओ।